प्यासा और कागज़ के फूल दोनों गुरुदत्त फिल्म्स के बैनर तले बनी और इनमें ज़्यादातर काम करने वाले यानी जो कास्ट एंड क्रू थी वो भी काफ़ी कुछ सिमिलर थी। तो क्या वजह रही कि प्यासा एक बेहतरीन फिल्म होने के साथ साथ एक कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी और कागज़ के फूल जो टेक्निकली प्यासा से बेहतर थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई। हर फिल्म की जान होती है कहानी। अगर आपकी कहानी बहुत अच्छी है तो आपका आधा काम वहीं हो जाता है। प्यासा फिल्म की कहानी लिखी थी गुरुदत्त जी ने खुद और ये उन्होंने अपने पिताजी की लाइफ पर आधारित की थी। उनके पिताजी जो एक शायर थे लेकिन कभी भी शायरी में वो मकाम हासिल नहीं कर पाए और ज़िंदगी की ज़रूरतों में वो एक आम आदमी की तरह उलझते गए और उनकी शायरी कभी भी उस मकाम पर नहीं पहुंच पाई। ये स्क्रिप्ट गुरुदत्त बहुत पहले लिख चुके थे और कहा यह जाता है कि बाद में इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया गया जिसमें आपको साहिल लुधियानवी जो कि इस फिल्म के गीतकार भी थे उनकी ज़िंदगी के भी काफ़ी कुछ रंग आपको इसमें दिखाई देंगे। बात करें कागज़ के फूल की कहानी की तो यहाँ भी गुरुदत्त जी ने यह डिपार्टमेंट खुद संभाला था और आमतौर पे ये माना जाता है कि ये कहानी गुरुदत्त जी की आप बीती थी यानी कि एक बायोग्राफिकल स्टोरी थी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये उन्होंने अपने मेंटर ज्ञान मुखर्जी पर आधारित की थी जिन्होंने किस्मत जो भारत की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी वो बनाई थी। ये कॉमन बात होने के अलावा कि गुरुदत्त ने कहानी लिखी थी, दोनों फिल्म में जो मेन नायक थे वो आर्टिस्ट थे। जहां प्यासा में विजय एक स्ट्रगलिंग पोएट थे वहीं कागज़ के फूल के सुरेश एक सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है जहां प्यासा में एक स्ट्रगलिंग पोएट अपनी कश्मकश अपनी स्ट्रगल्स सब कुछ पार करने के बाद वो एक सक्सेसफुल पोएट बनता है और उस सक्सेस को वो अपने टर्म्स पे ठुकरा देता है और एक अपनी ज़िंदगी की नई मंजिल चुनता है। लेकिन कागज़ के फूल में जो ये जर्नी थी वो एक सक्सेसफुल डायरेक्टर की एक फेलियर की तरफ बढ़ते हुए और ताउम्र वो एक फेलियर ही बन के रह जाता है। शायद ये बात कि फिल्म का नायक फेलियर में ही रह जाता है ये दर्शक उतना ज़्यादा पसंद नहीं कर पाए। किसी भी अच्छी कहानी के लिए ज़रूरी है कि उसमें कुछ अच्छे किरदार हों, वो किरदार जो उस कहानी को जीते हैं और उन किरदारों को दर्शक पसंद करें, समझ पाएँ और उनके साथ रिलेट कर पाएँ तो ही कहानी एक अच्छी कहानी कहलाई जाती है। अगर हम इस बात पर तुलना करें दोनों फिल्मों की तो आपको दिखाई देगा कि प्यासा यहाँ पर ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। प्यासा के किरदारों को अगर आप देखेंगे यानी कि एक स्ट्रगलिंग पोएट गुरुदत्त, एक प्रोस्टिट्यूट गुलाब यानी कि वहीदा रहमान, एक एम्बिशियस लड़की माला सिन्हा, एक बिजनेसमैन एक श्रूड बिजनेसमैन रहमान, एक दोस्त एक कॉमिक रिलीफ के रोल में जॉनी वॉकर जी, एक प्यारी चिंता करने वाली माँ के रोल में लीला मिश्रा जी और बहुत सारे जो किरदार छोटे छोटे थे वो बहुत बेहतर तरीके से लिखे गए थे और वो हमारी आम जिंदगी से लिए गए थे और दर्शक उन्हें समझ सके कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कागज़ के फूल की तो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान जो दिया गया है वो दो अहम किरदारों पे दिया है यानी कि गुरुदत्त जी और वहीदा रहमान। और गुरुदत्त जी का जो कैरेक्टर है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि शायद वो आम इंसान को उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आता। और अगर बात करें बाकी किरदारों की तो उनको उतने अच्छे तरीके से नहीं गढ़ा गया जैसे कि प्यासा में था। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि दर्शक उन कैरेक्टर्स से रिलेट ज़्यादा नहीं कर पाए। चलिए बात करते हैं दोनों फिल्मों के संगीत की जिनकी जिम्मेदारी थी एस.डी. बर्मन साहब के मजबूत कंधों पर। जहां प्यासा क्योंकि एक शायर की कहानी थी तो जाहिर सी बात है यहाँ संगीत का स्कोप थोड़ा ज़्यादा है और आप जब प्यासा फिल्म के गीतों को सुनते हैं तो उसमें आपको वैरायटी और एक रेंज जो है वो कागज़ के फूल के मुकाबले ज़्यादा मिलती है। प्यासा में जितने गीत थे सारे के सारे हिट रहे और दर्शक आज तक उन्हें पसंद करते हैं। प्यासा फिल्म के गीतों में आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी की रेंज और वर्सेटैलिटी का बेजोड़ नमूना मिलेगा।
चाहे वो जॉनी वॉकर जी के लिए गाया हुआ सर जो तेरा चकराए या गुरुदत्त जी के लिए गाया हुआ रिबेलियस ये दुनिया अगर मिल भी जाए। आप कोई भी गीत प्यासा में रफ़ी साहब को उठा के देख लीजिए, अलग अलग जज्बातों में जान भर दी है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। वहीं गीता दत्त जी ने भी इस फिल्म में जाने क्या तूने कही या फिर आज तो मोहे अंग लगा ले जैसे सोलफुल गीत गाए हैं। हेमंत कुमार जी का गाया हुआ जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, ये गीत आज भी उतना ही अमर है जितना तब था। और अगर बात करें कागज़ के फूल के संगीत की तो यहाँ दो गीत स्टैंड आउट होते हैं। एक गीता दत्त जी का गाया हुआ वक्त ने किया क्या हंसी सितम, जो कि इंडिया में अगर एक लिस्ट बनाई जाए बेस्ट कंपोज सॉन्ग्स की तो ये टॉप 10 में ज़रूर फीचर करेगा। और रफ़ी साहब का गाया हुआ देखी ज़माने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी, जो एक तरह से इस फिल्म का थीम सॉन्ग था। इस फिल्म में ये गाना अलग अलग जगहों पे आपको सुनाई पड़ेगा। ये दो गीत अमर थे, लेकिन बाकी गीत उतने मुकम्मल नहीं हो पाए जैसे कि प्यासा फिल्म में सारे। बात करें दोनों फिल्मों के लिरिसिस्ट की तो प्यासा खुद एक शायर की कहानी है और इसमें गीतकार थे साहिल लुधियानवी साहब, जिन्होंने इस फिल्म में जान फूंक दी है अपने शब्दों के ज़रिए। साहिर साहब की लिरिक्स में एक तलवार सी धार है और गहराई भी है, और एक एक गीत अगर आप उठा के देख लें तो वो आपको पता चलेगा कि चाहे वो समाज के बारे में हो, चाहे वो एक शायर की फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे वो एक प्रोस्टिट्यूशन का प्यार के लिए तड़पना हो, हर तरह की इमोशन को साहिर साहब ने बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है। और अगर हम बात करें कागज़ के फूल की तो इसके गीत कैफ़ी आज़मी साहब ने लिखे थे, और वक्त ने किया क्या हंसी सितम या फिर देखी ज़माने की यारी, ये दोनों बहुत ही बेहतरीन लिखे हुए गीत हैं। लेकिन साहिर साहब का जो प्यासा में कंट्रीब्यूशन है वो उस फिल्म को एक अलग मकाम पर ले जाता है। आइए नज़र डालते हैं दोनों फिल्मों की सिनेमाटोग्राफी पर, जिसकी जिम्मेदारी थी वी.के. मूर्ति साहब की आंखों पर। अगर आप दोनों फिल्मों की फ़ोटोग्राफी को कंपेयर करें तो आपको ये पता चलेगा कि कागज़ के फूल वी.के. मूर्ति साहब सिनेमाटोग्राफी को एक अलग लेवल पर लेकर चले गए। लाइट एंड शेड का जो इस्तेमाल उन्होंने इस फिल्म में किया है, आज भी कई फिल्म इंस्टीट्यूट्स में कागज़ के फूल पढ़ाई जाती है, क्योंकि टेक्निकली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ मेड इन इंडिया। तो अगर हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की या टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तो आपको कागज़ के फूल यहाँ पर ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी कंपेयर टू प्यासा। अब बात करें दोनों फिल्मों के डायलॉग्स की तो दोनों ही फिल्मों के डायलॉग्स लिखे थे अबरार आलवी साहब ने। जहाँ कागज़ के फूल के डायलॉग्स काफ़ी मीनिंगफुल थे और फिल्म के हिसाब से बहुत अच्छे थे, लेकिन प्यासा के डायलॉग्स ज़्यादा धारदार नज़र आते हैं और उनके कैरेक्टर्स को एक एज देते हैं। तो यहाँ प्यासा कागज़ के फूल के मुकाबले मुझे ज़रा ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। दोनों फिल्मों में आपको जॉनी वॉकर साहब नज़र आएंगे, लेकिन जहाँ प्यासा में एक तरफ आपको उनकी कॉमेडी, उनके ऊपर फिल्माए गए गीत और साथ में वो एक अहम भूमिका में आपको कहानी में नज़र आएंगे, वहीं कागज़ के फूल में ऐसा लगता है कि उस रोल को सिर्फ जॉनी वॉकर साहब के लिए बनाया गया है, लेकिन उसमें वो बात नहीं बनती जैसे प्यासा में नज़र आती है। शायद ये भी एक बड़ी वजह रही कि प्यासा कागज़ के फूल के मुकाबले ज़्यादा दर्शकों को पसंद आई। अब बात करते हैं फिल्म की आर्ट डायरेक्शन की। जहां प्यासा के आर्ट डायरेक्टर थे बीरेन नाग जी, वहीं कागज़ के फूल के आर्ट डायरेक्टर थे एम.आर. आचरेकर। और यहाँ पर बाजी एम.आर. आचरेकर साहब मार गए। उन्हें बेहतरीन आर्ट डायरेक्शन के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया। अब बात करते हैं दोनों फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूज़िक की। तो बाबा फिल्मी के दिमाग पर दोनों फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूज़िक का असर बहुत ज़्यादा रहा। ये दोनों धुनें मुझे काफ़ी दिनों तक हॉन्ट करती रहीं। आइए मैं आपको सुनाता हूँ दोनों फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूज़िक का एक एक पीस।
मारो। किसी भी फिल्म में एक इम्पैक्टफुल पॉइंट होती है उसकी एंड, क्योंकि दर्शक जब सिनेमा घरों से बाहर निकलते हैं तो उसकी एंड का इम्पैक्ट या उसकी एंड की जो मेमोरी होती है वो सबसे ज़्यादा उनके दिमाग पे रहती है। तो अगर एंडिंग अच्छी है, हैप्पी है, तो वो दर्शक खुशी खुशी सिनेमा घरों से बाहर जाते हैं। दोनों फिल्मों के क्लाइमैक्स के पीछे भी एक कहानी है। प्यासा का क्लाइमैक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के कहने पे बदल दिया गया था, जहां पर पहले गुरुदत्त साहब अकेले लौट जाते हैं, वहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स के बोलने पर उनको उस क्लाइमैक्स को एक हैप्पी एंडिंग में बदलना पड़ा। लेकिन प्यासा की सक्सेस के बाद, क्योंकि गुरुदत्त साहब अब अपने हिसाब से फिल्म बना सकते थे, तो कागज़ के फूल में उन्होंने सैड एंडिंग रखी, जो शायद दर्शकों को उतनी रास नहीं आई। अगर दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पर नज़र डालें तो प्यासा 1957 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, और वहीं कागज़ के फूल 1959 में टॉप 30 में भी अपनी जगह नहीं बना पाई। इस फिल्म की कमर्शियल फेलियर से गुरुदत्त साहब बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए और उन्होंने इसके बाद ऑफिशियली कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। पर यह बड़ी विडंबना की बात है कि गुरुदत्त साहब के इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद कागज़ के फूल धीरे धीरे करके दर्शकों को समझ आने लगी, और न जाने उसके बाद कब इस फिल्म ने एक क्लासिक का दर्जा हासिल कर लिया। बाबा फिल्मी ने ये दोनों फिल्में बहुत बार देखी हैं और न जाने कितने आंसू छलकाए हैं। बाबा फिल्मी के लिए बता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि दोनों में से कौन सी बेहतर फिल्म है, लेकिन हाँ, जाते जाते बाबा फिल्मी आपको दोनों फिल्मों से अपने फेवरेट सीन्स दिखाता हुआ इस वीडियो का अंत करता है। 10 आने में बेचे गए, मेरी जिंदगी का मोल 10 आने है गुलाब, और तुम चाहती हो कि मैं उन 10 आनों के लिए जिंदा रहूं? किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है। मुझ पे भरोसा कर सकती हो? कुछ अजीब सी बात है, जिंदगी में आज पहली बार मुझे अपने आप से ज्यादा किसी दूसरे पे भरोसा है। कभी कभी लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह क्यों समझने लगते हैं? क्यों? तो दोस्तों, दोनों फिल्मों का कंपैरिजन हमने देखा, ये बस इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए था। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मेरे पास सिनेमा है को।